नमस्ते, मैं देवानंद वाकड़े वैभव ज्वाला लाइव न्यूज़ परभणी की ओर से वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय इंद्रमणि मिश्रा जी सर, मैं इनका मेरे दिल के गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर का जो इस विश्वविद्यालय में जो योगदान है वो मुझे मुलाकात लेने के लिए मजबूर कर यहाँ पर खींच ले आया है। और सर, मैं जब भी देखता हूँ सर को, तो सर अपने प्रशासकीय कार्य में मग्न रहते हैं और वो जो गहराई की उनकी जो गहराई है वो बहुत अच्छी गहराई है और वो प्रशासनिक कार्य बहुत तहे दिल से करते हैं। इसलिए मैं सर को हर मेरे गहराइयों से मैं नमस्कार करता हूँ। और सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर को मेरा पहला प्रश्न है कि सर आपके शिक्षा के बारे में बताइए, आपका पारिवारिक परिचय कृपया दें। जैसा बताया आपने, मेरा नाम इंद्रमणि मिश्र है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक अगई गांव में, जो कि चारों तरफ से उस समय नदी से घिरा हुआ था, वहाँ पर एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। 8 क्लास तक की शिक्षा मैंने गांव में ही ली और उसके बाद मैं कस्बे में पढ़ने गया, जो कि एक रोज़ नदी पार करके जाना होता था नाव से। और वहाँ पर हमने पढ़ाई की। 5 क्लास जब मैं पास किया था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट स्तर की एक फेलोशिप थी, उसको जिसके एग्ज़ाम के लिए जो टीचर्स ज़्यादा इंकरेज नहीं कर रहे थे, उनका कहना था कि ये फेलोशिप, ये वजीफ़ा वकील डॉक्टर के बच्चों को मिलता है, किसान के बच्चों को कहाँ ये नसीब होता है। तो मेरे जो ताऊ जी थे उन्होंने ले जाके वो एग्ज़ाम दिलवाया और मैं उसमें पूरे ज़िले में प्रथम स्थान पाया। तो वहाँ से गांव में पहचान ये हुई कि जो है कुशाग्र बुद्धि छात्र हैं, और उससे फिर मेरे को गांव से, लोगों से, सबसे मदद मिलती रही। 8 क्लास में उसी तरीके से हमने ज़िले लेवल पे टॉप किया। 10th का जो बताया, जब मैं जाता था तो यूपी बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें मुझे मेरिट मतलब जो फर्स्ट 10th जो होते हैं उसमें मुझे स्थान मिला। और वहाँ से फिर मैंने 12th करके 12th में भी उसी तरह से 10th में और 12th में सब में डिस्टिंक्शन रहा। फिर मैं पंतनगर का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर जा कर के अपना बीटेक का प्रोग्राम किया। बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय है, वो वहाँ से हमने अपना बीटेक किया। वहाँ पर मेडलिस्ट रहा। फिर वहाँ से मैं आकर के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में जो है वहाँ पर मास्टर्स किया अपना। वहाँ पर भी गोल्ड मेडल मिला मुझे। और जब उसके बाद मैंने अपनी पीएचडी वहीं से की, IERI से, देश का सबसे बड़ा संस्थान है वो, मुझे सौभाग्य मिला वहाँ पर पढ़ने का। और वहाँ पर हमने अपने को, मुझे जो भारत सरकार की तरफ से जो है जवाहरलाल नेहरू बेस्ट थीसिस अवार्ड मिला। बेस्ट थीसिस अवार्ड वो नेशनल लेवल पर होता है। उसको लेकर के फिर मैंने अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च टीचिंग को अपना कैरियर बनाया। और वहाँ पर हमने मास्टर स्टूडेंट से लेकर के और जो है ज्वाइंट डायरेक्टर रिसर्च तक की मेरी जर्नी रही IERI में। वहीं से हमने एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं, उनके जो रिसर्च के संसाधन हैं, साधन हैं, उनको समझने की कोशिश किया, मेहनत को आधार बनाया और सच्चाई और एक जो है सबके साथ जो एक मानवता, उच्च मानवता के जो आदर्श हैं उनको अपनाते हुए, उच्च आदर्श का मतलब मेरा सबसे सहायता करना, प्रेम भाव रखना, मदद करना और मेहनत करना, सबको अच्छे कामों के लिए जो है उत्साहित करना। वहाँ रहते हुए हमने 30 PhD स्टूडेंट सीधे गाइड किए एज ए मेजर एडवाइज़र।
12 एमटेक स्टूडेंट गाइड किए, ढेर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट गाइड किए। तो टीचिंग में मुझे वहाँ पर IRI का बेस्ट टीचर अवार्ड और बाद में 2006 में मिला था, और 2012 में मुझे भारत सरकार का भारत रत्न सी सुब्रमण्यम आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड मिला। और उसके अलावा मुझे जो है अलग अलग संस्थानों से फेलोशिप मिली, और अच्छे रिसर्च के लिए रिसर्च के कई अवार्ड मिले। और उसके बाद हम एक्सटेंशन, रिसर्च और टीचिंग तीनों पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान था। एक्सटेंशन के लिए भी हमें जो है डिफरेंट राज्यों में काम करने के लिए भारत सरकार का एक नेशनल ग्राउंड वाटर आगमेंटेशन अवार्ड मिला था। वो पूरा एक्सटेंशन काम पर आधारित था। और उसके साथ साथ ही हमें दुनिया के डिफरेंट विश्वविद्यालयों में, वो अमेरिका, कनाडा और जर्मनी, साउथ अफ्रीका, जापान, इन सब जगह जा कर के काम करने का मौका मिला। तो मैंने दुनिया को भी देखा कि दुनिया में किस तरीके से लोग काम करें, वो हमारी भी ज़िंदगी को और बेटर शेप अप करने में जो है मदद दिया। और मैं अपना मानता हूँ सबको कि जीवन में आपका विनम्र स्वभाव होना चाहिए, और मेहनत होनी चाहिए, और दूरदृष्टि हर समय रहनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, और यही चलते रहे तो एक गांव के गलियों से उठकर वहाँ पर खेती का काम बचपन में करते हुए और इस रास्ते चलते हुए, जैसा मैंने बताया, आज मुझे महाराष्ट्र सरकार की इतने बड़े और पुराने और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में सेवा करने का मौका मिला। इसको मैं बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। और वही सौभाग्य समझ करके ही जैसा आपने कहा कि मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी, इनके साथ लगे रहो। और जीवन एक ऐसी ईश्वर की दी गई ऐसी दत्त भेंट है जिसको आप केवल अच्छी मेहनत करके, अच्छा कार्य करके ही उसे अच्छा नाम दे सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और सर, आपकी जो ये ज्ञान है वो स्वयं वो प्रतिमा है आपकी। और हम देखते हैं यहाँ पे 2022 से अब लगातार हम देखते हैं, पहले भी जो कुलपति आए वाले यहाँ पे, तो आपके जरे में जो नम्रता है वो आपके इसमें नम्रता हम देखते हैं, मानवतावाद देखते हैं, इसलिए हम तुमको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। और आपका जो शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, जो हायर सेकेंडरी शिक्षा है, और विश्वविद्यालय की भी शिक्षा है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो अपन ने यहाँ पे नाम कमाया है, और वो भी शिक्षा है। तो तुम्हारे इसमें ऐसा ये नहीं है कि मैं कुलपति हूँ और ये पैसा इनको मिलना, लेकिन तुम बोले तो ये ऐसा है तुम्हारा सर जी कि कोई भी एक किसान भी आया और कोई छात्र भी आया तो उसको तुम अपना समय देते हैं, और उसको सफलता के लिए आपका बहुत योगदान है, ऐसा हमको लगता है। दूसरा प्रश्न है सर मेरा, प्रभारी कृषि विद्यालय में आधारित कृषि अनुसंधान वर्तमान में किन क्षेत्रों में चल रहा है? तो हम लोग जो है, जो देश की समस्याएं हैं आज के कृषि के सामने, वो उत्पादकता बढ़ाने का है, उत्पादन बढ़ाने का है। उसी के साथ साथ हमें, चूँकि हम मराठवाड़ा में हैं, तो मराठवाड़ा की अपनी समस्याएं हैं। 80% हमारी खेती ड्राईलैंड फार्मिंग है, जहाँ पर हमें अश्योर्ड इरिगेशन नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है। तो और क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वो दिनों दिन बढ़ रही है। तो हमारा कार्य क्या है कि हम खेती में अच्छे उत्पादन देने वाले बीज पैदा कर रहे हैं। वो ऐसे बीज हों जो कम पानी में भी पैदा हो जाए, रोग और व्याधि से जो है उनको रोक सके, उनसे जो है उनका इम्यून होना चाहिए उन्हें, और कम समय में पैदा हो, ड्यूरेशन कम हो। ऐसा भी हो कि उनको मैकेनाइजेशन जो है मशीनीकरण से मिलता जुलता हो, ताकि वो मशीनीकरण के प्रति उदार हो, वो बीज, वो वैराइटीज। तो वो भी हम कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ
ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि विषमुक्त खेती से अलग होना है, तो फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिव पेस्टिसाइड केमिकल जो है उनको कैसे कम किया जाए, वो एक प्रायोरिटी है। उसके लिए नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हम जोर दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो रिसर्च हो वो इनोवेशन आधारित हो, जो टीचिंग हो वो छात्र आधारित हो, जो एक्सटेंशन है वो किसान शेतकरी आधारित हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एम्प्लॉय आधारित हो, एम्प्लॉय सेंट्रिक हो। चूँकि ये इस तरीके का जब हम लेकर के चले, और हमने अपने विश्वविद्यालय का जो घोष वाक्य है वो किया, शेतकरी देवो भव। हमारा जो राष्ट्र है आज, और जो हमारे कृषि मंत्री हमारे प्रदेश के हैं, और जो आजकल राष्ट्र के कृषि मंत्री हैं, सबका ये कहना है कि अन्नदाता जीवनदाता। इसलिए उसको केंद्र बिंदु में रख करके और हम सारी रिसर्च कर रहे हैं। और इससे किसानों को लाभ हो जाएगा। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। वो हम चूँकि हम किसानों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। जब हमने कहा कि शेतकरी देवो भव, तो ये केवल नारा मात्र नहीं है, ये हमारे कार्यविधि का तरीका है। जैसे आपने खुद बताया कि किसान जो है, इन बातों को, हमारा दरवाज़ा, हमारा दिल किसान के लिए खुला हुआ है, और हम सारा कुछ हम चाहते हैं कि मेरा अपना खुद को एक कमिटमेंट है कि अगर किसान खुश नहीं है आपसे, तो आपके रहने का कोई मतलब नहीं, तो किसान खुश होना चाहिए। और ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मराठवाड़ा में मिलेंगे जहाँ पर किसानों ने उन्होंने कहा कि मुझे आना है, तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। मुझे ये है कि किसान अगर इनकरेज नहीं हुआ, किसान को आज उत्पादकता की ही बात नहीं है, किसान को इज्जत की बात है, किसान को सम्मान की बात है, किसान के घर जाकर के पहुँच के खड़े होने की बात है, किसान के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहने की। किसी की कोई समस्या असंभव तक के कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन ये विश्वास देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे लिए हैं। ये विश्वास दिलाने में मुझे ये आत्मीय सुख है कि ये विश्वास दिलाने में मुझे बहुत सफलता मिली है। और एक और बात बताऊँ कि मैं मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के किसानों को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो ज्ञान खोजी है, ज्ञान खोजी स्वभाव है। उनका स्वभाव में आप कुछ बताओ तो उसको सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरा विश्वास करते हैं, आपको विश्वास करते हैं। विश्वविद्यालय में विश्वास होना बहुत जरूरी है, शास्त्रज्ञ में विश्वास होना बहुत जरूरी है, और विश्वविद्यालय और शास्त्रज्ञ को उसी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ उस विश्वास को रखना है। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर कोई आप में विश्वास कर रहा है तो उससे खरे अगर नहीं उतर रहे हैं तो ये विश्वासघात है। तो विश्वविद्यालय में अपने शास्त्रज्ञों को मैं ये कहता रहता हूँ और खुद को भी बताता रहता हूँ कि भी आपको जो खरे उतरना है किसान की एक्सपेक्टेशन से, तो उस पर हमारा जो है ना ध्यान है। और मुझे बहुत इस पर जो है संतोष है कि इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जब भी मेरा किसान मिलता है वो मेरे उसके चेहरे पे हंसी होती है। तो ये हंसी मात्र देखने की हंसी नहीं होती, ये हंसी उस विश्वास की हंसी है, उसका सुख है। किसानों का हौसला बढ़ाते हैं, किसानों का हौसला करके, और वो हौसला बढ़ाते वक्त तो फसल में भी अच्छा ये करता है। वो खेती में जानता है कि यूनिवर्सिटी पर विश्वास, उसका जो हमारे देखिए, हमने किसानों को यहाँ पर उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना एक्सपोजर दे रहा हूँ। हमारे एक किसान है, वो राष्ट्रपति महोदय ने उनको अपने राष्ट्रपति भवन बुलाया है, उनको अच्छे कामों के लिए हो गए, मुझे बहुत खुशी हुई। हम यहाँ पर अभी बड़ा एक प्रोग्राम मेरठ में जो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ था, हमारी 11 किसान जिसमें 3 महिलाएं थी, हम खुद थे साथ लेकर के उनको पहुँचे, और पूरे देश ने, और क्या वो इंटरनेशनल मीटिंग थी, इंटरनेशनल लोगों ने देखा कि मराठवाड़ा के किसान कितने सजग हैं और कितने तत्पर हैं और कितने तैयार हैं कि वो जा कर के राष्ट्र स्तर पर फार्मिंग सिस्टम की रिसर्च को सीखना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो ये टू वे प्रोसेस है। मैं बताना चाहूँगा इस बात को कि मैं क्यों कर रहा हूँ, भगवान की मैं उनका धन्यवादी हूँ कि बहुत जगह पर इस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता,
बहुत ही कायदे के लोग हैं जो हमारे किसान भाई हैं, और उनको सेवा करना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैं बताऊँ, इसीलिए मैंने ये कहा कि शेतकरी देवो भव। सही बात है, सत्य है सर आपका। अगला प्रश्न मेरा आपके लिए, विश्वविद्यालय ने किन कंपनियों या संस्थाओं के साथ साझेदारी की है? ये हम लोग 35 जो है MOU साइन किए हैं, और MOUs हमारे जो हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मात्र कागज़ पे नहीं है। हमने जो अलग अलग कंपनियां हैं कि कैसे उनके साथ हम काम कर सकते हैं, उनको और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम कर सकते हैं हमारे साथ। जो आपको एक आध दो एग्जाम्पल बताने के लिए है कि ट्रैक्टर की एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने हमारे साथ यहाँ मिल करके और अपना सारा धन 5 करोड़ रुपए के करीब जो है इसमें उन्होंने जो हमारा CSR में खर्च करके एक महाराष्ट्र मैकेनाइजेशन सेंटर हमने अपने भाग लिया, जहाँ पहले हमारे छात्रों को दूर दूर जगह जाके ट्रेनिंग लेनी होती थी, वो ट्रेनिंग हम यहीं दे रहे हैं। उसमें हम अपने ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपने टेक्निकल को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपने आसपास के किसान भाइयों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने अपने सारे ड्राइवर को उस एडवांस सेंटर पर ट्रेनिंग दिया। वो सारा पैसा कंपनी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये सेंटर खोला, जिसमें छात्र, किसान, टेक्नीशियन और फार्मर सभी जो है ना लाभान्वित हुए। हमने एक CNH इंडिया कंपनी है जिन्होंने 50 लाख रुपए के, और वो प्रोजेक्ट हमारा जारी है। उसमें उन्होंने कहा कि हम शेतकरी को ट्रेंड करेंगे, तो हमारे पास जितने KVKs हैं उनके 12 KVKs के साथ मिल करके, और हमने अपने इवन जो NGO के KVK हैं उनको और गवर्नमेंट KVK में अंतर नहीं रखता, मैं दोनों को मैं इक्वल मानता हूँ, दोनों महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ मिल करके हमने 1600 किसानों को जो है ये फार्म मशीनरी को यूज, बेटर यूज, कम फ्यूल एफिशिएंसी कैसे अच्छी लो, अच्छा कार्य कैसे करें, रख रखाव किस तरीके से रखो ताकि आपकी मशीन आपको ज़्यादा दिन तक काम दे, तो इन सब चीज़ों पर ऐसे किया। इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट हमें जो है ना CSR में मिल रहा है। वहाँ पर हम अपने संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में हम अपना एक शेतकरी ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इसके अलावा ढेर सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और कंपनियां हैं जो आप जो है अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा यहाँ पर इंटरनेशनल सिम्पोजियम और कन्वेंशन किया था एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। 750 लोग आए और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs आए, और उन्होंने आकर के यहाँ पे अपना दिखाया कि हमें परभणी यूनिवर्सिटी में और महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के किसानों के प्रति बहुत बड़ी मेरी जो है ना इच्छा है उनकी कि वो काम करें। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के पास हम ही ना जाएं, ऐसी मैकेनिज्म बनाएं इंडस्ट्री हमारे पास आए। हमारे पास आएगी तो हमारे बच्चों से मिलेगी, हमारी फैसिलिटी को देखेगी और फिर उससे प्रभावित होगी। तो हर एक जगह क्या है, एक सॉलिड मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसी मैकेनिज्म को डेवलप करने के पीछे मैं लगा हुआ हूँ। धनराशि सही मायने में वो खर्च करते हैं। बहुत ही धनराशि का खर्च होना, मैं पर्सनली इस पर ध्यान रखता हूँ कि जो चाहे आपके किसी तरीके के कार्य है, चाहे बैंक का कार्य है, चाहे परचेज का कार्य। अब मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बताऊँ कि हमारे यहाँ हमारा ढेर सारा क्षेत्र सेंट्रल फार्म में बहुत सालों से वो अनकल्टिवेटेड था, मोटा मोटा 4000 एकड़ लैंड अनकल्टिवेटेड थी। मेरे सामने यही चैलेंज दिया गया था जब मैं आया यहाँ कि भाई ये आपके यहाँ तो लैंड अनकल्टिवेटेड है। मैंने बहुत लोगों से बात किया कि कैसे मेरी मदद कर सकते हो, सीड कंपनियों को कहा, वो कोई तैयार नहीं हुआ। तब मैंने कहा कि खुद को काम करना पड़ेगा, खुद ही अपना काम खुद करना पड़ेगा। तो हमारे कुछ जो है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो थे, उन्होंने जैसे 15 ट्रैक्टर हमारे लोगों के पास थे, लेकिन वो सब ने अपने अपने पास थे उनके, तो वो ज्वाइंट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप 15 दिन जो ये अपने ट्रैक्टर, वो यही जो मार्च अप्रैल का महीना था, 2023 की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर फिर हमने उनसे सबसे पूल किया उन ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, और फिर हम एक साथ 14-15 ट्रैक्टर एक साथ चल रहे थे। और हमने 18 मई 2023 जो हमारा फाउंडेशन डे है, वहाँ तक हमने करीब
500 हेक्टेयर लैंड रिक्लेम कर लिया। उसने मुझे बड़ी क्या कहते हैं इनकरेजमेंट दिया। फिर हमारे उस समय तत्कालीन मंत्री साहब थे, हमने उनके सामने प्रपोजल दिया कि अब ये लैंड हम डेवलप कर रहे हैं, इसको अच्छा करने के लिए हमें पावर चाहिए, ट्रैक्टर पावर चाहिए, और हमने उसमें करीब 18 ट्रैक्टर खरीदे थे। और आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि वो ट्रैक्टर ही नहीं खरीदे, उससे उनसे जो है करीब करीब हम हर एक ट्रैक्टर के साथ इक्विपमेंट ग्रेटिस में लिए। और हमने क्या है कि उस समय 40 लाख से ज़्यादा रुपया सेव किया। तो ये मेरा ध्यान हर समय रहता है कि कैसे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करो जी। आधुनिक तकनीकी क्या किसानों को टूल्स या मोबाइल ऐप्स विकसित किए हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक ऐप्स का जो है 10 ऐप्स हमने डेवलप किया, और वो अलग तरीके से जो है कॉटन के ऊपर एक बनाया, और अपना जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है इन पे बनाया। लेकिन अभी एक अच्छा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र सरकार का कि हम लोग एक ऐसा विस्तार करके एक ऐप बन रहा है, वो पूरा AI बेस्ड है, और सारे ऐप्स और सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह रह करके बहुत जल्दी वो रिलीज होगा और फार्मर्स की सेवा में आएगा। उसमें पूरा विश्वविद्यालय, सभी चारों विश्वविद्यालय मिल करके उस ऐप को जो है ना, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है इनिशिएटिव में बना रहे हैं। और हम ऐसे ऐप्स लेके आएंगे कि जो है ना सभी किसान हमारे अलग अलग फसलों के अलग अलग क्षेत्र के उसका फ़ायदा उठा सकें। और लेकिन उसके पहले हमारे जो 10 ऐप्स हैं उनका किसान भाई हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। सब ये कठिन समस्याओं के साथ कैसा उलझ सकते हैं सर आप? बोले तो उसको स्ट्रगल कैसा करते हैं? अब इतना बोले तो ये कठिनाई से कैसा करते हैं? मेरा कठिनाई से उभरने का जो तरीका है कि मैं घबराता नहीं। पहली बात एक गुण होना चाहिए इंसान के अंदर कि समस्या को अगर घबराएंगे तो आपकी ताकत छीन हो जाती है। तो ताकत छीन होना होने दो, नंबर 1। नंबर 2, सबको साथ मिलाओ। जो हमारा एक तरीका है, हमारा जो लाइफ में से रूल ही रहा कि सभी को साथ लेकर के काम करने की कोशिश। तीसरा, ये मत मानो कि ये काम कर सकता है, ये नहीं कर सकता। सबको मौका दो, सबको मौका दो कि तुम काम कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि हम अपने शास्त्रज्ञों को ये बताने की कोशिश करें कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारे अंदर तुम ज्ञानी भी हो, तुम तो क्या करना चाहिए एक लीडर को कि अपने सभी साथियों की मैक्सिमम ताकत को खींचने की कोशिश इनकरेज करके करनी चाहिए, खुश होकर के करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जब मैंने कहा कि एम्प्लॉय हमारा कैसा होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि दुखी एम्प्लॉय सुखी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, सुखी एम्प्लॉय ही सुखी यूनिवर्सिटी बनाता। तो बहुत ज़रूरी है, हम अपने साथियों को कहते हैं कि भाई किसी को आप समझाओ लेकिन जलील मत करो। मेरा विश्वविद्यालय का रिकॉर्ड है कि कोई भी कर्मचारी ये नहीं कह सकता कि हमने उसको शर्मिंदा करने की कोशिश की। हमारा बात करने का तरीका ये है कि शास्त्रज्ञ कहता हूँ, हाँ ये गलती तो हुई तुमसे, लेकिन तुम तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, तुम तो बहुत अनुभवी आदमी हो, तुमसे तो उसके अंदर से परिवर्तन आता है उसमें। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम जैसे कहते हैं कि एक प्रोएक्टिव तरीका होता है, एक रिएक्टिव तरीका है। तो मैं प्रोएक्टिव तरीके को फॉलो करता हूँ। प्रोएक्टिव तरीका है, हम पहले से थोड़ा अंदाज कर लेता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ढीला जाएगा, ऐसा, तो उनको कैसे इंकरेज करके ज़्यादा लाऊँ। और मैं बहुत आपको ये बताते हुए बहुत जो संतोष होता है मुझे कि मेरे को हमारे सभी जो एम्प्लॉई हैं वो चाहे क्या कहते हैं किसी भी लेवल के एम्प्लॉई हैं, वो सबका मुझे बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। और उनके कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के कुलगुरु का एक ये भी कार्य होता है कि चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉय है, चाहे हमारे क्या कहते हैं वर्किंग एम्प्लॉय है, उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि ढेर सारे सालों से हमारे रिटायर्ड लोगों की प्रॉब्लम थी। मैं महाराष्ट्र सरकार को गया, वहाँ पर जो है सीनियर ऑफिसर्स को मिला और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 1 गो में 49.6 करोड़ रुपए का फंडिंग किया था और जितने भी रिटायर्ड लोग थे उनकी सारी समस्याएं सॉल्व करके, और मुझे याद है कि उन्होंने एक सोहला किया था
एक फंक्शन किया था, उसमें मुझे बुलाया और 10-15 साल पुराने जो कर्मचारी थे आए। तो विश्वविद्यालय का कल्याण एम्प्लॉय के कल्याण के साथ ही पॉसिबल है। ये मेरा वर्किंग प्रिंसिपल। पीएपी की प्रॉब्लम थी, कई सालों से उनको जो है प्रोबेशन नहीं क्लियर हुआ था। मैंने वो जा करके महाराष्ट्र सरकार में कई बार बात किया कि और मैं बहुत आपको जो है ना खुशी के साथ बताता हूँ कि वो पीएपी के जो लोग थे उनका सबका आज के दिन में प्रोबेशन भी हो गया, प्रमोशन भी हो गया, और वो सब काम पे लग गए हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने कहा कि जो है और ये आपको बताते ये भी कुछ है कि आपका भाग्य है कि आप किसी ऐसी जगह आपको जिम्मेदारी मिली है जो समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी मिली है, समस्याओं को उलझाने की जिम्मेदारी नहीं मिली है। जी हाँ। सेवा की जिम्मेदारी मिली है, शासन की जिम्मेदारी नहीं मिली है, सेवा की जिम्मेदारी। जी हाँ। तो ये मेरा जो है ना, और इसके पीछे जो शुरू से बताया कि गांव से लेकर के यहाँ तक यही शिक्षा मिली थी कि जब मौका मिले तब सेवा करो, और ये भगवान ने और जो ईश्वर ने ये जो अपॉर्चुनिटी दी। ऐसे कम आदमी सर अपने जैसे जो ये इस पद का सर्वसामान्य किसानों को, छात्र को और प्रशासनिक ये अधिकारियों को जी, और जी। सब सर्वगुण संपन्न लोगों को आप न्याय दिलाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये और मानवतावाद आपके सामने जी, जी। अपने रग में भरे हुआ है। देखो ये तो हमारी जो संस्कृति रही है, भारत की सभ्यता। जब हम विचलित होते हैं अपनी संस्कृति से तभी हम गलत तरीके से सोचते हैं। हमारी संस्कृति रही है, हमारे यहाँ विद्या का जो स्वरूप रहा है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतात धनमोक्तानि धनात् धर्मः तथा सुखम। ये बचपन में पढ़ा, 6 क्लास में फॉलो किया इसको कि विद्या जो है वो विद्या से विनम्र पहला चीज़ है। अगर आप विनम्र नहीं हैं तो आप किताब पढ़े हैं, आप विद्यावान नहीं। विद्या से विनम्रता, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख। ये इवोल्यूशन है, सत्य है। ये सत्य है, ऐसा होना चाहिए। तभी जो है आप कभी भी किसी भी पोस्ट को लेकर करके आप अपने दिमाग में मत बैठो। पोस्ट जो होती है वो सेवा है, उसके बाद से करना चाहिए। मैं यही मानता हूँ और इसे चल रहा हूँ, और इसीलिए मुझे महाराष्ट्र में और परभनी में बहुत प्यार मिला है, और मैं समझता हूँ कि यही सही रास्ता है, सबके लिए मैसेज भी यही है। सही बात। और मेरा हट के ऐसा प्रश्न है सर आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर या आईएएस, आईएफएस, यूपीएससी, एमपीएससी, आईबीपीएस ऐसे छात्र अपने ये विश्वविद्यालय में से बोले तो इनकी सूची है क्या आपके पास, या कुछ मालूमात है क्या? हाँ, देखिए हमारे जो विश्वविद्यालय से निकले हुए ढेर सारे आईएएस हैं। सुनील चौहान जी थे, वो अभी वाटर सॉइल कंजर्वेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, रिटायर हुए, और वो हमारे छात्र थे। हमारे छात्र जो है जो अभी एमसीआर के डीजी हैं बागले जी, वो हमारे छात्र हैं। और हमारे छात्र जो है अलग अलग जगहों पे बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। हमारे जो छात्र और फैकल्टी हैं, इस विश्वविद्यालय का जो है ऑनर है कि हमारे 2 ऐसे व्यक्ति थे यहाँ से, जो एनजीपी राव साहब और माही साहब, ये दोनों भारत सरकार की बहुत बड़ी संस्था है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके चेयरमैन थे। शायद ही कोई विश्वविद्यालय होगा जिसमें 2 लोग उसके यहाँ से निकल करके ESRB जैसी संस्था के चेयरमैन रहे। अभी 3 दिन पहले देखेंगे आप, हमारे यहाँ फूड टेक्नोलॉजी से 3 लड़के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एक ही एग्जाम में 3 बच्चे और 1 लाख रुपये लेकर के 4 बच्चे जो है वो अभी यूपीएससी की जो है अलग अलग टेक्निकल और पोजीशन पर जा रहे हैं। जो हमारे एमपीएससी में तो ढेर सारे बच्चे जा रहे हैं, ढेर सारे बच्चे जो SRF, JRF और ये सब करके जा रहे हैं। हमारा अपना ही स्टूडेंट हम माहौल जो दे रहे हैं, हमने अपने 85 लोगों को विदेश की 12 देशों की एडवांस लैब में भेजा, एक नायक प्रोग्राम के तहत, जिसमें जो है छात्र भी थे और ये जो है फैकल्टी भी थे, और उन्होंने वहाँ जा कर के नई नई तकनीक, अब वो सिलसिला अब चल ही रहा है। अभी हमारा एक छात्र जो है कला जो है वो अभी नेपाल के उसमें गया है लैब में, जो यहाँ चल रहा था। तो आजकल क्या है
डुअल सिस्टम कि आप यहाँ पढ़ते पढ़ते भी वहाँ पढ़ो और वहाँ लैब में जाकर रिसर्च करो, आके यहाँ थीसिस लिखो। तो इस तरीके के प्रोग्राम हम चला रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमारे छात्र राष्ट्र स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा कर के विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। तो मुझे उस मामले में बहुत सेटिस्फैक्शन है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे छात्र हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपना अलग अलग तरीके से काम किया है। थैंक्स। अगला प्रश्न ये रहा सर आपके लिए, किसानों के आपके प्रयास है सलाह देने के लिए कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो किसान को सलाह देने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब हम ICR से आए थे यहाँ, IRI से, जैसा आपने 2022 बताया, तो वहाँ हमारा एक प्रोग्राम चलाता था मैं, उस प्रोग्राम का नाम था मेरा गांव मेरा गौरव है, MGMG, मेरा गांव मेरा गौरव। ये भारत सरकार का प्रोग्राम था। 2015 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और IRI में इस प्रोग्राम का मैं नोडल ऑफिसर था और उसमें हम 650 गाँव में काम कर रहे थे, 650 गाँव में। उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और यहाँ के जो विलेजेस थे और लार्ज नंबर ऑफ फार्मर के साथ काम कर रहे थे। उसका सिद्धांत भी यही था, 4 लोगों की एक टीम जो है वो, जिसमें जो है क्रॉप को जानने वाला, सॉइल को जानने वाला और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को जानने वाला और मैनेजमेंट को जानना, ऐसा 4 लोगों की एक टीम जाती थी, 5 गाँव को अडॉप्ट करती थी, 1.25 गाँव एक के पास, एक टीम के रूप में जाती थी। पहले क्या होता था, एक साइंटिस्ट जा रहा है तो उससे जब पूछता था कि भाई तो किस चीज़ का, तो रोग का होता था तो सॉइल का पता नहीं, सॉइल का होता था तो क्रॉप का पता नहीं, तो इसलिए टीम रह गया। और वही टीम अभी आप देखेंगे कल जो हमारे देश के कृषि मंत्री साहब हैं, उन्होंने अभी उसी कॉन्सेप्ट पे 4 लोगों की एक टीम जो है ना, हमारा एक अलग से प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से शुरू हो रहा है। उसमें जो है विकसित खेती के लिए जो 29 मई से 12 जून तक चलेगा, उसमें हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस प्रोग्राम को हम वहाँ चलाते थे। उससे फिर जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर माझा एक दिवस माझा बलिराजा साठी एक प्रोग्राम महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चलाया था। तो फिर हमने कहा उसको फिर हम सालों साल चलाएंगे। तो वो प्रोग्राम हमारा एक है जिसमें हम उसे थोड़ा सा नाम बदले, माझा एक दिवस, माझा बलिराजा सोहबत, ये साथ में साठी तो हम किसानों के साथ, हाँ सोहबत मतलब उनके साथ जाना, उनके गाँव में जाके रहना। साठी तो हम है ही उनके लिए, दिन प्रतिदिन है, हम 365 दिन है, लेकिन सोहबत जो है पर्सनल उनके साथ, उसमें वाइस चांसलर से लेकर के और नीचे का स्टाफ सब वहाँ होते हैं। पहला तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ही प्रभाव पड़ा। दूसरा फिर हमने उससे मैं पूरा सेटिस्फाइड नहीं था तो और क्या किया जाए, तो ऑनलाइन 2 प्रोग्राम चलाए। एक शाम को 7 बजे ट्यूसडे को जाता है और एक जो है वो शुक्रवार को जाता है, सेम 7 बजे। सब किसान को पता है, चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे 15 अगस्त, 26 जनवरी, कुछ भी है, वो प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को हम निश्चित रूप से करते हैं। तो उसमें ये रहता है कि किसान साथी हमारे 300 के करीब किसान ऑनलाइन जुड़ते हैं। उसका हमने नाम दिया शेतकरी शास्त्र के संवाद। उसका प्रेजेंटेशन के बजाय किसान की समस्याओं को सुने। मेरा ये कहना रहता है कि किसान बन के मैं कभी कभी अपने शास्त्रज्ञों को कहता हूँ, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, सिर्फ सुनाते न रहो अपनी बातें, मेरी भी सुनो। तो मेरी सुनोगे तो मेरी आवश्यकताओं को, मेरी गरज को समझोगे, तो उन आवश्यकताओं के अनुसार आप अपना जो है ना फिर कस्टमाइज सोल्यूशन हमें दीजिए। तो जनरलाइज सोल्यूशन की बजाय हम कस्टमाइज सोल्यूशन की बात करते हैं। जनरलाइज सोल्यूशन आपका मन में जो आया बोल दिया, कस्टमाइज सोल्यूशन की मेरी ये समस्या है, बस उसको कस्टमाइज करके उसका सोल्यूशन बताइए। तो ये बहुत इसका मुझे, और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि एक खुशी मुझे है कि चाहे मैं कहीं भी रहूँ, इस प्रोग्राम को नियमित मैं इसको अटेंड करता हूँ, खुद रहता हूँ ताकि हम प्रॉब्लम्स किसानों की सुन सकें, समझ सकें कि किस तरीके के, और प्रोग्राम में सीरियसनेस रहे कि ऐसे नहीं। तो वो तो ये 2-3 प्रोग्राम हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। बाकी जो है 3 हमारे मेले हैं, रबी मेला, खरीफ मेला और ये 3 जनवरी को जो महिला मिलावा। तो ये 3 रेगुलर मेले हैं, सबकी डेट फिक्स है। एक 18 मई को, दूसरा 17 सितंबर को और तीसरा 3 जनवरी को। तीनों ये मेले हमारे जो है ना रेगुलर होते हैं और सब जगहों पे हम इसे करते हैं और इसका जो है ना बहुत प्रभाव पड़ा है। विद्यार्थियों के लिए क्या विश्वविद्यालय में कृषि का संयुक्त अध्ययन
इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स उपलब्ध है क्या? जी हाँ, एक तो ये है कि आपको बताना चाहूँगा कि जो कृषि है, कृषि तो अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसीलिए जब हम अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको हॉर्टिकल्चर भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, एक्सटेंशन भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, फूड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। कुछ कोर्सेज उनके कॉमन होते हैं, जो कुछ कोर्सेज को साथ लेकर के पढ़ना होता था कि वो हम जैसे खुद इंजीनियरिंग में बीटेक जब कर रहे थे तो हमें सॉइल साइंस पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है, हमें एक्सटेंशन पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, तो ये कोर्सेज वहाँ से पढ़ने पड़े। इसलिए एग्रीकल्चर एजुकेशन एज सच इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और प्रोसेस हाँ और प्रोसेस हाँ, उन जगहों के सब की कोर्सेज पढ़ने पड़ते Courses. हैं, की कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, इसीलिए इसे ये स्वभाव में इंटरडिसिप्लिनरी है। लेकिन हमने अभी आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम चूँकि ICAR से आए थे, मेरी बहुत इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना इम्प्लीमेंट की जाए। तो ICAR के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब और उनसे सबसे चर्चा वगैरह करके हम लोगों ने अपने प्रदेश में, महाराष्ट्र में चारों विश्वविद्यालय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना उसको लाने में मेरी बहुत प्रयास था और मेरी बहुत इच्छा थी और मेरी इच्छा पूरी हुई। लास्ट ईयर ही हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना लागू कर दिया है। तो वो एक हमारे विश्वविद्यालय के लिए और हमारे साथी विश्वविद्यालयों के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। थैंक्स सर। किसानों तक कृषि अनुसंधान की नवीन तकनीकें प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय कौन सी नीतियां लागू कर रहा है? नीतियाँ यही है कि शेतकरी देवो भव के कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं। जी हाँ। और उसमें ये हमने ये रखा है कि दूसरा तरीका ये था मेरा कि तकनीकी जो है ना फास्ट पहुंचनी चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पहुंचनी चाहिए। उसके लिए हमने जो सहारा लिया कि जितने हमारे 250 FPO के साथ हमारा MOU है, 250 FPO फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा MOU है। फिर अभी हमने आके एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे पानी फाउंडेशन है, पानी फाउंडेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। वो हमारे साथ हम वैरायटी डेवलप किए, एक एग्जाम्पल के तौर पर कि गोदावरी करके हमने एक वैरायटी डेवलप किया। गोदावरी वैरायटी तूर की ऐसी वैरायटी है जो किसानों ने 18 कुंटल 19 कुंटल तक अपने खेतों पर उसकी पैदावार ली है। 12 से 15 कुंटल तो ज़्यादा सभी किसान ले ही रहे हैं उसको, गोदावरी की पैदावार। और उसकी SOP बनाया कि उसका SOP बनाया कि सिर्फ बीज नहीं, उसको बीज का पोटेंशियल कैसे रियलाइज किया जाए, उसके लिए पूरी SOP उसकी तैयार करो, कब क्या कैसे करना है वो दिया। और हम लोग जो पानी फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन मिल के हम 1 लाख हेक्टेयर पर उस वैरायटी को फैला पाए। दूसरा भी लिया कि हमने परभनी चना अपनी एक वैरायटी निकाली, अच्छी वैरायटी है, वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी है। उसमें क्या था कि ग्राउंड से लेकर के और पॉट का फार्मेशन होता है उसके बीच में 33 सेंटीमीटर की जगह ऐसा हमने उसका बनाया, क्योंकि मजदूर की समस्या है। और जब हमारा ये आएगा क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज का जो एक इफेक्ट है, उसमें सबसे बड़े एक्सट्रीम इवेंट आएंगे। मैकेनाइजेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। क्रॉप खड़ी है और अगर क्रॉप को भगवान के भरोसे छोड़ दें या क्रॉप को मशीन के थ्रू कट कर करके लेके आए, तो इसलिए वो वैरायटी बनाया। हमने कहा कैसे फैले, तो हमने 500 250 FPO और 250 किसानों को 1-1 kg दिया, भाई तुम अपने यहाँ को। तो हम अलग अलग जितने भी पॉसिबल तरीके हैं थ्रू मेला, रीजनल एग्रीकल्चर फेयर किया पिछले साल, उसमें हमने जो है 7 स्टेट के किसान आए। वो भारत सरकार की तरफ से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी रीजनल एग्रीकल्चर फेयर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सभी राज्यों से किसान आए, उनको अपनी तकनीक दिखाए। तो जहाँ से हमें मौका मिलता है नेशनल सीड कांग्रेस किया, वो भी भारत सरकार की दी गई जिम्मेदारी थी। लास्ट ईयर की ही बात है, दिसंबर की। तो उसमें ढेर सारी जगहों से जो है ना लोग आए। हमने एक परिवर्तन और किया है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें किसान की सहभागिता बहुत जरूरी है। हम ये इंश्योर करते हैं कि डायस जो होगा, कोई भी बड़ा से बड़ा, चाहे इंटरनेशनल डायस हो, किसान चाहिए मुझे, डायस सम्मान चाहिए किसान। तो इसलिए ये, और उसके अलावा किसानों में जो हम लोगों ने एक विश्वास जागृत किया है, उस विश्वास के तहत वो खुद ही जो है ना चल जाते हैं। हमारी एक टेक्नोलॉजी नई एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे जो है हमारा ये हमारा उस पर है क्या कहते हैं बायोमिक्स टेक्नोलॉजी। अब उसको हमने
किसान को डायरेक्ट देना, ऑनलाइन सप्लाई करना, ऑर्डर बुक करो हम उसे आपके यहाँ पहुँचवाएंगे। और ऐसा करके हमने जो है ना लाखों किसानों तक उसको पहुँचाया। अभी चलिए देखेंगे कि वो एक रामबाण की तरह, जो उसका प्रभाव रामबाण की तरह है। जब हमारा हल्दी में, अदरक में, सिट्रस में, अभी पल्सेज में, सब में उसको, तो ये वो बायो फर्टिलाइजर का भी काम करता है, बायो पेस्टिसाइड का भी काम करता है, बायो स्टिमुलेंट का भी काम करता है। वो जी। 14 जो है माइक्रोब को लेकर के बनाया है, और हम उसको और क्रॉप पर जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप ये जान के खुशी होगी कि इसी साल अभी तक पूरे 5 करोड़ एकड़ का उसका सेल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अप्रैल से अभी तक, और उसको यही नहीं, मध्य प्रदेश दूसरी जगह से लोग आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है, उसको दूर दराज और ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंचाना है। ऐसे हमारी संकल्पना है, ऐसी मेरी जो है तैयारी है। कीट एवं रोग प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किसानों के मार्गदर्शन किन माध्यम से दिया जाता है? बहुत अच्छा है कि हमारे पास कीट एंड रोग प्रबंधन का जो है ना एक बड़ा क्राफ्ट प्रोग्राम है महाराष्ट्र सरकार का। उसमें ढेर सारे किसान हमारे साथ जुड़े हैं। एक डेडिकेटेड हमारी टीम है, वो उस पर काम करती है। पिछले दिनों गोगल गाय की समस्या आई थी 1 साल पहले, जब उस समय कोशिश नहीं हुई थी तो महाराष्ट्र सरकार को उस पर काफ़ी कंपनसेशन देना पड़ा था। नेक्स्ट ईयर से हम लोग ने उसमें हम यहाँ आए थे, हम अपने साथियों के साथ मिल करके, और तब से गोगल गाय जैसी प्रॉब्लम को मैनेज किए। अभी उसके बाद उतना नुकसान कभी नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि ये कीट जो ये हमारा फ्राइडे का एक जो प्रोग्राम जाता है, जो ऑनलाइन शास्त्रज्ञ और क्षेत्रीय शास्त्रज्ञ संवाद है, उसका जो बेसिस है, उसका मूल जो है वो आपका कीट प्रबंधन है। और उसके अलावा आपने जलवायु की बात की। जलवायु प्रबंधन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। महाराष्ट्र जो है और मराठवाड़ा ये ज़्यादा प्रोन है जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से, तो इसलिए हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो हवामान का सेंटर है, के साइंटिस्ट है, वो हम लोग ऊपर पूरा प्लानिंग करके NDVI बेस्ड एनालिसिस करके महाराष्ट्र सरकार को देते हैं। महाराष्ट्र सरकार उसी बेसिस पर, चाहे आपका अतिवृष्टि की सिचुएशन हो, चाहे अल्पवृष्टि की सिचुएशन हो, चाहे किसी तरीके के डैमेज हैं, उसका एडवाइजरी देनी है तो, कंपेंसेशन देना है तो, सलाह देनी है तो, उस सारा का सारा विश्वविद्यालय की जो तकनीकी है और उसकी डिलीवरी का जो तरीका है, उस पर विश्वास करके ये कार्य चल रहा है। अभी हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महाराष्ट्र सरकार ने अभी हमें दिया है हवामान के लिए, और एक अच्छी फंडिंग दी है। बहुत जल्दी हम इसको और स्ट्रेंथन कर करके, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने शेतकरी भगिनी बंधु को सही समय पर माहिती दे पाएँ, सही समय पर सूचना दे पाएँ, और उसका एक्शन प्लान दे पाएँ। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सूचना दो, सूचना तो एक बात है, वो टाइमली होना चाहिए। एक्शन प्लान भी बताओ कि आप तुम्हारा एक्शन प्लान क्या करें ताकि इससे बच जाए। और अभी जैसे बीच में जो है ना बहुत तेज, अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा तूफान था, और उसमें मैंगो का लॉस हुआ। हम अपने वैज्ञानिकों को कहते हैं इधर हुआ नहीं, तुरंत फील्ड पे पहुंचो। मैंने फिर कहा तुरंत फील्ड पे पहुंचो, किसान के साथ खड़े हो जाओ। 1 मिनट का भी देर नहीं होनी चाहिए कि जो एक्शन लेना था ताकि वो एक्शन ले। ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के अनुभव पर आधारित प्रोग्राम लेते हैं, और महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। तो किसान आधारित प्रोग्राम हम तो मानते हैं कि फार्मर टू फार्मर जो कन्वर्सेशन है, फार्मर टू फार्मर ज्ञान प्रदान जो है वो बहुत प्रभावी है, ऐसा मेरा मानना है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है, अभी हमारे पास जो हमारा यूनिवर्सिटी में राहत सेंटर है, वहाँ हमने एक बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो सेंटर बनाया है। और हम अपने किसानों को रिक्वेस्ट करके लाते हैं, और वो उनके अनुभव को हर ट्यूसडे की बात है, वो किसान उस जो है ऑडियो विजुअल सेंटर पे हमारे बैठते हैं, और उनको भी लगता है कि वो किसी बहुत बड़े स्टूडियो में बैठे हैं, और वहाँ से वो अपने अनुभव, ये हर ट्यूसडे को हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, अपने अनुभव वो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर के साथ से। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि
फार्मर शेतकरी टू शेतकरी संवाद जो है वो बहुत प्रभावी है। महिलाओं पर हमारा जो है ना स्पेशल प्रोग्राम है। महिलाओं के लिए पहले मैंने बताया कि आपको जान के खुशी होगी कि 50% के करीब हमारी जो स्टूडेंट स्ट्रेंथ है वो छात्राएं हैं। पीएचडी और मास्टर्स लेवल पर तो करीब करीब 57-58% महिलाएं हैं। जी हाँ सर। अगर आप मेडल और पारितोषिक की बात करेंगे तो उसमें 70-80% महिलाएं हैं। तो एक तो ये बदलता हुआ महाराष्ट्र है, बदलता हुआ भारत है कि जहाँ पर हम महिला शक्ति जो है उसको आगे बढ़ाएं। फिर हमारा महिला मेलावा की बात किया और हमने उसको अपने सारे कॉलेजेस पर, सारे संस्थानों पर कहते हैं महिला मेलावा बनाओ 3 जनवरी को, वो सारी इकट्ठी होती है। फिर हमारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद एक बड़ा प्रोग्राम करती है महिलाओं के लिए, उसमें सारी हमारी साझेदारी होती है। तो महाराष्ट्र सरकार के जितने भी कोई प्रोग्राम हैं हमने जैसे उसमें हम चाहते हैं कि चाहे महिला बचत गठ हैं और या स्पेशल महिला के, उनको प्रोसेसिंग की, उनको वैल्यू एडिशन की, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जितनी भी बातें करनी हैं उनमें मैं उनको बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ और उसमें हमारे बहुत अच्छे परिणाम भी हैं। और हमारा एक अलग स्पेशलिटी है, काउंटी साइंस कॉलेज है, पहले जिसको होम साइंस कहा करते थे, काउंटी साइंस हमारा यूनिवर्सिटी ब्लेस्ड है कि उसको काउंटी साइंस का, उसमें भी महिला विकास, बाल विकास और उनको स्किलिंग, उनको एंटरप्रेन्योर बनाना, इन सब चीज़ों पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा हम डायरेक्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज में एक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर मिला है, जिसमें 3 लाइन हमने डेवलप की और बनकर फंक्शनल करा दिया। वो क्या कहते हैं अपना गुड़ की है, दूसरा इसकी गन्ने की रस की है और तीसरा जो है मसाले की है। वो 3 लाइन पर हम इन प्लांट लोगों को ये कराते हैं और एजुकेशन में भी इसी तरह से बढ़ावा दिए हैं कि लास्ट का 1 साल बच्चों का या तो फार्मर के खेत पर या इंडस्ट्री पर या किसी अपना प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप करने में बीतता है। अब 1 साल लास्ट का आपको केवल इन सब चीज़ों पे लगाना, सीखना, एक्चुअल लाइफ को समझना। तो इस तरीके से महिलाओं के लिए हमारा अलग से ध्यान है और हम लोग बहुत इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है सर, जल संरक्षण, जैविक खेती और जलवायु परिवर्तन संबंधित अनुसंधान को विश्वविद्यालय कितना प्राथमिकता देता है? हाँ, अब जल संरक्षण के लिए हमारे पास राष्ट्रीय स्तर की स्कीम्स हैं। एक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की स्कीम है और दूसरा जो है वाटर मैनेजमेंट की स्कीम है। इन दोनों का हमें एक अग्रणी सेंटर है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमें उसमें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो प्रोजेक्ट है, मौसम विज्ञान का एग्रीकल्चर एक प्रोजेक्ट है, वाटर मैनेज का प्रोजेक्ट है, इनमें हमें राष्ट्रीय स्तर के ख्याति पहला पुरस्कार मिला है अपने काम के लिए। हमने जो फार्म पॉन्ड टेक्नोलॉजी का नाम था, सेब तालाब की टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया और स्टैंडर्डाइज करके उसके डिज़ाइन दी और वो पूरे महाराष्ट्र में एक्सेप्ट हुई है और 40,000 से ज़्यादा फार्म पॉन्ड जो है ना बने। हमारी अपनी कोशिश अभी है, हमने मॉडल तैयार किया है रिसर्च के थ्रू कि वर्षा जल को संचय करना, सोलर पंपिंग से उसको पंप करना और फिर उसको माइक्रो इरिगेशन से खेत में डालना। ये मॉडल हमने परभनी में बनाया है, उसको हम त्रिशूल नाम देते हैं। त्रिशूल 3 आपको कंजर्वेशन करना है पानी का सेब तालाब से और उसको सोलर पंपिंग ग्रीन एनर्जी से पंप करना है और माइक्रो इरिगेशन। तो थोड़ा पानी, जितना भी पानी, ज्यादा पानी संचय करो, उस पानी से जो है बिना पॉल्यूशन किए उसे पंप करो और उससे ज़्यादा एरिया में सिंचाई लो। तो इस तरीके के हमारे प्रोग्राम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भारत सरकार का और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम बहुत सक्सेस हैं। एक स्पेशल सेंटर हमने अभी नया सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का, तो उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम में किसान से जुड़ करके चलो और कुछ पोर्शन रिसर्च का हम फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च मोड में करते हैं, जिसमें फार्मर के खेत में चीज़ें की जाए जिससे वो समझ सकें। आगामी 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय की दृष्टि क्या है? हम आगामी 5 वर्ष के लिए ये चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हम एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे जहाँ पर हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और टीचिंग का सिस्टम हो, लेकिन हम गांव और देहात से उससे जुड़े रहें। तो जैसे हम कहते हैं कि जो पैर हमारी ज़मीन पर, निगाहें आसमान पर, ये हमारा 5 साल का एजुकेशन
का ये है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों से कनेक्ट होकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, डुअल डिग्री टाइप के प्रोग्राम विदेशों के साथ मिलकर के उनको करें। ये है रिसर्च का जो हमारा 5 साल का अगला प्रोग्राम है, उसमें इनोवेटिव बेस्ड जो रिसर्च होनी चाहिए, डिजिटल एग्रीकल्चर पर ध्यान दे करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको, ड्रोन को के लाना है। ड्रोन का आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की ड्रोन पॉलिसी जितनी भी उसकी कमेटी बनी, मैं उनका चेयरमैन था, तो उनको लेकर के आ रहा हूँ। ड्रोन में हमने ऑलरेडी 6 महीने का एक कोर्स शुरू कर दिया है, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। एक्सटेंशन के नए मॉडल लेके आएंगे, जैसे विस्तार की बात की जा रही है, और भारत सरकार के साथ मिल करके, गवर्नमेंट के साथ, ऑफिसर के साथ मिल करके हर किसान तक पहुँचना हमारी जो है ना कोशिश होगी इस 5 साल में। और एम्प्लॉय का जो है इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार करके, अभी हमने 8 लैब बनाई आने के बाद। 8 लैब बनाने का मतलब यह है कि उसे महाराष्ट्र सरकार ने एक मुख्यमंत्री महोदय की निधि है, उसके तहत हमने स्पेशल 8 लैब बनाई, जिसमें 3D प्रिंटिंग भी होगी, आपका क्या कहते हैं हमारा प्लांट एंड सॉइल हेल्थ एनालिसिस की चीज़ें हैं, और जीन एडिटिंग की नई टेक्नोलॉजी है। किसी को पहचानना हो क्रॉप को कि ये ओरिजिनल वही क्रॉप है, कॉटन में पर्टिकुलरली उसकी टेक्नोलॉजी है। और जो ये बायोमिक्स और बायो फर्टिलाइजर को कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए, और ये जब मैं 8 लैब बता रहा हूँ तो वो केवल परभणी में नहीं है, वो सचमुच संभाजी नगर में भी है, वो लातूर में भी है, वो क्या कहते हैं हमारे दूसरे सेंटर पे, और परभणी में है। तो हम पूरा, जैसे हमारी जिम्मेदारी है 8 ज़िले की जिम्मेदारी को लेकर के हम चल रहे हैं, तो उस 8 ज़िले की जिम्मेदारी को हमें अच्छी तरीके से हमें इल्म है, अच्छी तरीके से हमें समझ है, और हम पूरे मराठवाड़ा के विकास की जो है ना कोशिश में है, चर्चा में है, और सबकी दुआ लगे कि हम लोग अपने कार्यक्रम में, अपने प्रयास में सफल हों, और जो भी शेतकरी की सेवा, ये परमो सेवा, ये जो ना हमारा की सेवा परमो धर्मा, पर शेतकरी सेवा परमो धर्मा, ये मान के हम चल रहे हैं। नमस्कार, हे होते इंद्रमणी, डॉक्टर प्रोफेसर इंद्रमणी, कुलपति विश्वविद्यालय वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय परभणी से, और मैं देवानंद शंकर वाकड़े, वैभव ज्वाला लाइव, कैमरामैन संदीप वायवल, परभणी। और यहाँ पे जो कुलपति साहब है वो कठिन समस्याओं में भी यहाँ पे रहते हैं, और जो वक्त दिया है इन्होंने, मैं तहे दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जो उन्होंने हमको समय दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।